13 सितंबर दिन के पिछले पहर दुश्मन गोलाबारी से फायदा न उठा सका तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो हार गया है। मार खाते चले जाना कुछ और बात है और हार जाना बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात। इंटेलिजेंस रिपोर्टें और मुशाहिदाती चौकियां बता रही थीं कि दुश्मन डोगरई पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। एक ऑब्जर्वर ने यह भी इत्तला दी कि दुश्मन बाज़ जगहों पर टैंक इकट्ठे कर रहा है। मुल्क की आबरू डोगरई और भसीन के अगले मोर्चों के हाथ थी या उन पलटनों के हाथ जो अगले मोर्चों की पुश्त पनाही के लिए पीछे मोर्चा बंद थी। इन हालात को देखते हुए कर्नल गोलवाला ने ये जांबाजाना फैसला किया कि 16 पंजाब रेजिमेंट की ए और बी कंपनी की 10-10, 12-12 जवानों की लड़ाका गश्ती पार्टियां आगे भेजी जाएं जो दुश्मन की पोजीशनों में जाकर उसकी जमीयत को बखेर दें। दरअसल नहर से आगे चंद एक कंपनियों को पोजीशनों में रखने से जनरल सरफराज खान का मकसद ही ये था कि छोटी छोटी पार्टियां आगे बढ़कर दुश्मन पर वार करती रहें और उसे चैन से बैठकर अगले हमले के मुतालिक सोचने का मौका न दें। इस काम के लिए उमूमन जानों की कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन इसके सिवा चाराए कार भी नहीं होता। अपना सर बचाकर कौम का सर झुका देना पाक अफवाज ने कभी गवारा नहीं किया था, वरना 35,000 के लश्कर के सामने 5,000 की फौज 6 सितंबर के रोज ही घुटने टेक देती। 13 और 14 सितंबर की दरमियानी रात एक पार्टी ए कंपनी से सूबेदार अब्दुल हमीद शहीद की क़यादत में वाहगा रोड के शुमाल की तरफ और एक पार्टी बी कंपनी से सूबेदार हकीम खान शहीद की क़यादत में जुनूब की तरफ दुश्मन के अंदर घुसकर वार करने के लिए चली गई। इन जवानों के पास रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन्ने थीं। उन्हें जो हुक्म मिला था उसका गैर फौजी जबान में तर्जमा यह है कि आतिशफिशां पहाड़ के थाने में कूद जाओ और आग बुझाकर वापस आ जाओ। दोनों पार्टियां अपने मिशन पर रवाना हो गईं। दोनों तरफों के मोर्चों के दरमियानी इलाके में दुश्मन की गश्ती पार्टियां घूम रही थीं। वहां से दोनों सूबेदारों ने अपने अपने जवानों को आखिरी हिदायत दी और उन्हें छुप छुप कर दुश्मन की पोजीशनों तक पहुंचने के लिए बखेर दिया। वो रेंगते, छुपते, सरकते, सर पर घूमते, दुश्मन की आंखों में धूल झोंकते दुश्मन की पोजीशनों के 200 गज करीब जा पहुंचे। सरहद के अंदर दयाल गांव से बाहर दुश्मन के बहुत से टैंक खड़े थे। रात के वक्त टैंक बेबस होता है और बिल्कुल अंधा। उनकी हिफाजत के लिए इन्फेंट्री के जवान मोर्चा बंद होते हैं या ग्रेनेड और राइफलें वगैरह उठाए इस तरह घूम फिर रहे होते हैं कि जरा सी आहट पर फायर खोल दें। तमाम खतरों को फरामोश किए ए और बी कंपनी के इन जांबाजों ने रॉकेट लॉन्चर फायर कर दिए। दुश्मन के टैंक और गाड़ियां जलने लगी, साथ ही जवानों ने मशीन गन फायर खोल दिया। जलते हुए टैंकों और गाड़ियों के सिवा और कुछ अंदाजा नहीं हो सकता था कि दुश्मन का जानी नुकसान कितना हुआ है। दुश्मन ने इन पार्टियों को घेरे में लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने जवान फायर करते रहे और किसी को करीब न आने दिया। इन पार्टियों में कुल 10-10 जवान थे, लेकिन उन्होंने पूरी रेजिमेंट जितना काम किया। सुबह के 3 बज रहे थे जब दोनों पार्टियां दुश्मन की जमीयत को न सिर्फ बखेर कर बल्कि नजर आतिश करके बखैर खूबी वापस आ गईं। उन्होंने ये मुसद्दिका इतला भी दी कि दुश्मन बहुत बड़े पैमाने पर हमला करने वाला है। ये अंदाजा दुश्मन की नफरी और टैंकों को देख कर किया गया था, जो गलत नहीं था। इन पार्टियों की तबाहकारी से दोनों कंपनियों के जवानों के हौसले इतने बढ़े कि जवान रज़ाकाराना गश्ती लड़ाका पार्टियों में जाने की जिद करने लगे। यही जज्बा था जो वतन को बचा गया। ये कहना गलत नहीं कि सिर्फ तादाद और हथियार फतह के जामिन नहीं हो सकते। गश्ती पार्टियों की इत्तला सही साबित हुई। दुश्मन ने सुबह 3:30 बजे तोपखाने की गोलाबारी शुरू कर दी। वो ब्रिज हेड की दोनों कंपनियों को हर कीमत पर कुचलना चाहता था। ये गोलाबारी उसकी हर गोलाबारी की तरह हैबतनाक थी। वो एमुनिशन के बलबूते पर ही तो जंग लड़ रहा था। इस गोलाबारी के कवर में दुश्मन की पूरी बटालियन हमले के लिए आ रही थी। बटालियन जंगी तरतीब से कहीं ज्यादा इलाके में फैली हुई थी। इतने वसी इलाके को जद में लेना सिर्फ 2 कंपनियों के बस की बात नहीं थी। बटालियन तेजी से बढ़ी आ रही थी। ऊपर से गोलाबारी पाकिस्तानी कंपनियों को सर नहीं उठाने दे रही थी। दुश्मन 150 गज तक आन पहुंचा। उसके अंदाज से पता चलता था कि भारतीय कमांडर आज निस्फ नफरी मरवा कर भी BRB तक पहुंचने का अज़्म लेकर आए हैं। दुश्मन की जो कंपनियां आगे थीं वो हमले की पहली मौज थीं, दूसरी मौज पीछे चली आ रही थी। दुश्मन मौज दर मौज हमला करना चाहता था। पंजाब रेजिमेंट के कंपनी कमांडर ने घबराहट का मुजाहरा किए बगैर हाजिर दिमागी से सूरत हाल का जायजा लिया और अपने तोपखाने के OP से सलाह मशवरा करके अकबी तोपखाने का फायर मांगा। इसमें लाहौर की 2 रानियां भी शामिल थीं। उन्होंने जंगी अहलियत और तरबियत का काबिल दाद मुजाहिरा किया। वो इस तरह कि उन्होंने इस अंदाज से तोपों का फायर करवाया कि गोले दुश्मन के अगले दस्तों की मौज के 100-125 गज पीछे फटने लगे। इससे दुश्मन की अगली और पिछली मौज का राब्ता और ताउन टूट गया। पिछले दस्ते अपने सामने फटते हुए गोलों को देख कर रुक गए। गोले मुसलसल आ रहे थे। अगले दस्ते पीछे फटते हुए गोलों से बिदक कर
आगे को भागने लगे। उनकी तवज्जो हमले से हट गई और जान के लाले पड़ गए। अपना तोपखाना इसी रेफरेंस पर बाड़ फायर कर रहा था और रानियों के गोले और ज्यादा पीछे फटकर दहशत फैला रहे थे। बड़ी तोप का गोला बहुत ही खौफनाक और तबाहकुन होता है। बाज सिपाही महज धमाके से मर जाते हैं। दुश्मन की अगली मौज में भगदड़ मची तो ब्रिज हेड की दोनों कंपनियों ने और पिछले मोर्चों से बलोच रेजिमेंट और फ्रंटियर फोर्स की कंपनियों ने दुश्मन को मशीन गन्नों पर ले लिया। मशीन गन्नों की कयामत के साथ जवानों के फलक शगाफ नारों से दुश्मन बौखला गया। वो जानता था कि जब पाकिस्तानी हल्ला बोलते हैं तो वो नारे तकबीर लगाते हैं, लिहाजा दुश्मन ये समझकर कि पाक फौज मोर्चों से निकलकर चार्ज कर रही है, पीछे भागने की कोशिशें करने लगा। लेकिन वो भाग भी नहीं सकता था क्योंकि पीछे तोपों के गोले फट रहे थे। इन गोलों की वजह से वो पिछलों को मदद के लिए नहीं बुला सकता था। चुनाचे डोगरई के सामने की खेतियां दुश्मन की लाशों से अट गईं। दुश्मन की गोलाबारी बेकार गई क्योंकि उसकी इन्फेंट्री को पाकिस्तानियों ने रास्ते में ही भून डाला। इस हमले की पसपाई पंजाब और बलोच रेजिमेंट और फ्रंटियर फोर्स के जवानों का कमाल था। लेकिन जवान पाक आर्टिलरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पाक आर्टिलरी इस बेसाख्ता दाद की यकीनन हकदार थी। सूरज निकलने तक दुश्मन का ये शदीद हमला भी नाकाम हो चुका था, लेकिन वो अभी हिम्मत नहीं हारा था। देखा कि डोगरई से कोई 1,500 गज दूर दुश्मन के टैंक एक दूसरे के पीछे वाहगा रोड पार करके दाएं तरफ झुग्गियां गांव की तरफ रुख किए हुए थे, जिसका मतलब ये था कि दुश्मन अब टैंकों से हमलावर होने की तैयारी कर रहा है। टैंक रेंज में नहीं थे। 16 पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी के नायक गुलाम अहमद के पास आरआर थी जो जीप पर नस्ब थी। गुलाम अहमद जो गुजर खान जिला रावलपिंडी का रहने वाला है, दुश्मन के टैंकों को देखकर बेताब होने लगा, मगर टैंक उसकी गन की जद से दूर थे। उसने बेकाबू होकर जीप को पोजीशन से निकाला और कहा कि मैं दुश्मन के टैंकों को एक जगह जमा नहीं होने दूंगा। पेशतर इसके कि कोई उसका इरादा भांपता, उसने जीप को सड़क पर डाला और इंतहाई रफ्तार से वाहगा की समत रवाना हो गया। उसे किसी ने ऐसा हुक्म नहीं दिया था, न किसी को ऐसा हुक्म दिया जाता है। जंग की किसी दरसी किताब में ऐसा कोई सबक नहीं, ये उस सरफरोश का जाती फैसला था। दुश्मन के टैंक सड़क उबूर करते जा रहे थे और पाक फौज का ये जांबाज टैंकों की तरफ उड़ा जा रहा था। उसके साथियों और कमांडरों की सांसें रुकी हुई थीं। उनका नायक मौत के मुंह में जा रहा था, हत्ता कि वो दुश्मन से 500-550 गज तक चला गया। दुश्मन का एक टैंक सड़क पार कर रहा था। नायक गुलाम अहमद ने उसी रफ्तार पर चलती जीप से आरआर का गोला फायर किया। टैंक जमीन से उछला और दूसरे लम्हे आग का शोला बन गया। उसके पीछे एक और टैंक आ रहा था। गुलाम अहमद ने उस पर भी गोला फायर किया। टैंक ने जख्मी भैंसे की तरह चक्कर खाया और साकिन हो गया। गुलाम अहमद की ये ज़र्ब भी कारी थी, मगर वो दुश्मन के सामने चला गया था। उसने जीप रोकी, उल्टे गियर में डाली और पीछे को भागने लगा, लेकिन दुश्मन ने उसे देख लिया था। 2-3 गोले उसकी जीप के सामने आ फटे और जीप का इंजन उड़ गया। गुलाम अहमद भी जख्मी हो गया। इत्तेफाक से जीप एक दरख्त की ओट में थी। गुलाम अहमद जीप से निकलकर आड़ में चला गया और जख्मों पर पट्टी बांधी और छुपकर जीप और आरआर गन का जायजा लेने लगा। देखा कि जीप तो बेकार हो गई है, लेकिन गन ठीक है। नायक गुलाम अहमद रेंगता हुआ गया और गन निकाल लाया, जिससे उसने फायरबंदी तक नुमाया कारनामे किए। वो आरआर को वापस मोर्चों में ले आया। दुश्मन के टैंक तबाह होते देखकर बटालियन हेडक्वार्टर से, जो कंपनियों के मोर्चों से पीछे था, बटालियन कमांडर कर्नल गोलवाला ने एक कंपनी से मिलाप करके पूछा, ये टैंक किसने हिट किए हैं? तुम्हारी आरआर ने। वायरलेस ऑपरेटर ने खुद ही जवाब दे दिया, सर हम हिंदुओं के साथ जरा मजाक कर रहे हैं। नायक गुलाम अहमद आरआर आगे ले गया था। हिंदुओं के साथ पाकिस्तानी जवानों का मजाक यहीं पर खत्म न हुआ। असल मजाक तो जीप की बर्बादी से शुरू हुआ। नायक गुलाम अहमद और उसके साथियों ने बर्बाद जीप को वहीं दरख्त के साथ रहने दिया और रात के वक्त उसमें आरआर की जगह उसी साइज की लंबी लकड़ी रख दी। ऊपर कैमोफ्लाज का जाल डाल दिया। पूरा एक हफ्ता दुश्मन उसे असली आरआर वाली सही सलामत जीप समझकर उस पर गोले जाया करता रहा। इत्तेफाक से जीप जरा गहरी जगह और दरख्त के साथ थी। दुश्मन को नजर तो आती थी, लेकिन उस पर कोई गोला सीधा न पड़ता था। बेशतर गोले दरख्त के तने में लगते थे। बाज औकात धमाके से जीप पर रखी हुई लकड़ी जगह से हिल जाती तो रात के वक्त जवान उसे फिर सीधा करके आरआर बना देते। ऐसा कई बार हुआ कि दुश्मन के टैंकों पर किसी और तरफ से फायर हो रहा है और दुश्मन इस कैमोफ्लाज जीप पर फायर करने लगता। उसका ख्याल था कि सारी शरारत इसी जीप की है। एक कंपनी के मोर्चों
पार्टियों पर हर लम्हा मौत मंडलाया करती थी। उस जीप ने उनके लिए पुरलुत्फ तफरी मुहैया कर दी और दुश्मन ने इस तफरी को बरकरार रखने में बहुत ताउन किया। जवान कहकहे लगाकर हंसा करते थे। दुश्मन की हरकत और इरादों को भांपने के लिए फैसला किया गया कि दिन के वक्त भी गश्ती पार्टियां आगे भेजी जाएं। इनसे इस फायदे की तवक्को थी कि दुश्मन की सरगर्मियों की रिपोर्ट बिल्कुल सही और कबल अज़ वक्त मिल जाया करेगी, और ये फायदा भी सोचा गया कि दिन की पार्टियों की रिपोर्टें रात की गश्ती पार्टियों के लिए कारआमद साबित होंगी। आने वाले दिनों की जंग में ये तमाम फायदे हासिल हुए और इनसे दुश्मन को खासा नुकसान पहुंचाया गया। दिन के वक्त गश्ती पार्टी को आगे भेजना उसे अपने हाथों तनूर में फेंकने वाली बात थी, क्योंकि सामने खुला मैदान था जिस पर दुश्मन की नजर थी। किसी का सर या हाथ नजर आ जाए या कोई परिंदा भी हरकत करे तो दुश्मन फायर खोल देता। चुनाचे चंद गज का फासला भी छुप छुप और रिंग रिंग कर तय किया जाता। इस यकीनी खतरे के बावजूद जवान रज़ाकाराना तौर पर गश्ती पार्टियों के साथ जाने के लिए नाम देते। 12 जवान लांस हवालदार खुमार गुल के साथ शुमाल में लखन के गांव की तरफ और दूसरी हवालदार अयाज और नायक ज़ेबदीन के साथ जुनूब की तरफ भेजी गईं। उनका मिशन ये था कि दुश्मन का इरादा मालूम करें और दुश्मन पर वार भी करें। शुमाली पार्टी के सिपाही मोहम्मद हयात नियाजी शहीद की शुजात एक तारीखी कारनामा है। लांस हवालदार खुमार गुल की पार्टी ने दुश्मन पर वार भी किया और कीमती मालूमात भी ले आई, लेकिन उसने इत्तला दी कि सिपाही मोहम्मद हयात नियाजी लापता है, वो पार्टी से बिछड़ गया है। फिर उसका कुछ पता न चला कि शहीद हो गया है या पकड़ा गया है। थोड़ी ही देर बाद देखा कि हयात नियाजी एमुनिशन से लदा हुआ आ रहा है। उसके पास दुश्मन के कुछ कागजात भी थे जो बहुत कीमती निकले। मोहम्मद हयात नियाजी शहीद ने अपनी सरगुज़श्त यूं सुनाई। उसने कहा, दुश्मन का एक तबाहशुदा टैंक पड़ा था। हवालदार खुमार गुल ने कहा कि उस टैंक की तलाशी लेनी चाहिए। जब आगे बढ़े तो दुश्मन ने फायर खोल दिया। हर बार ऐसा ही हुआ तो मुझे शक हुआ कि दुश्मन किसी खास वजह से चाहता है कि पाकिस्तान इस टैंक के करीब ना आए। हालांकि ये बिल्कुल तबाह हो चुका था। मेरी पार्टी अपने दूसरे काम पर रवाना हो गई थी तो मैं रींग कर उस टैंक तक जा पहुंचा और उसकी ओट में लेटा रहा। दुश्मन मेरे साथियों पर फायर करने लगा। जब मैंने देखा कि दुश्मन की तवज्जो टैंक से हटकर मेरे साथियों की तरफ हो गई है तो मैं टैंक के अंदर चला गया। दुश्मन मुझे न देख सका और मैं ये एमुनिशन और कागजात उठा लाया हूँ। कागजात एमुनिशन से ज्यादा कीमती थे। हवालदार अयाज की पार्टी ने जो सड़क के जुनूबी इलाके में गई थी इससे भी ज्यादा शुजात का मुजाहरा किया। ये ए और बी कंपनी की मिली जुली पार्टी थी। बी कंपनी के साथ कैप्टन हनीफ तोपखाने के ओपी थे। वो भी हवालदार अयाज की पार्टी के साथ पेट्रोल पर चले गए थे। हालांकि ये उनके फराइज में शामिल नहीं था क्योंकि वो तो तोपखाने के अफसर थे। उन्हें जाने से रोका गया था, लेकिन वो ये कहकर चले गए थे कि वो तोपखाने के लिए टारगेट देखेंगे। उनका कहना ठीक साबित हुआ। उन्हें ऐसा टारगेट नजर आया जिसे वो बी कंपनी की पोजीशनों से कभी नहीं देख सकते थे, और ये मुतहर्रिक टारगेट न जाने इन पोजीशनों का क्या हशर करता। ये टारगेट दुश्मन का नंबर 54 ब्रिगेड था जो क्लोज फॉर्मेशन में बढ़ा रहा था। कैप्टन हनीफ गश्ती पार्टी के साथ बहुत आगे थे। उन्होंने ब्रिगेड की हरकत और फॉर्मेशन को देख लिया और वायरलेस पर अपने तोपखाने के हेडक्वार्टर से मिलाप करके कहा कि मैं जो फायर ऑर्डर दूं उस पर लाहौर डिवीजन की तमाम तोपें और लाहौर की रानियां मिलकर फायर करें। ये पहला मौका था कि सारे डिवीजन बरकी के तोपखाने के सिवा तमाम तोपों का फायर बैक वक्त एक जगह मांगा गया था। हेडक्वार्टर वाले जरा हिचकिचाए, लेकिन कैप्टन हनीफ ने फायर ऑर्डर दे दिया और कहा कि तमाम तोपें बैक वक्त फायर करें, जिसे तोपखाने की जबान में फायर बाय ऑर्डर कहते हैं। इस फायर ऑर्डर पर लाहौर की तमाम गन्नों और लाहौर की रानियों ने मिलकर बाढ़ मारी तो छोटे, दरमियाने और 200 पाउंड के गोले दुश्मन के नंबर 54 ब्रिगेड की फॉर्मेशन में जा फटे। जमीन ने शोलों और गर्दो गुबार की घटा उगली और इस घटा में ट्रकों के टुकड़े, टैंकों के शोले, भारतीयों के आजा और अजाइम दूर ऊपर उड़ उड़ कर सरहद के मैदान में बिखरने लगे। कैप्टन हनीफ ने ऐसी एक और बाढ़ फायर करवाई, फिर एक और फिर एक और दुश्मन का ब्रिगेड जो रीग्रुपिंग करके आया था बुरी तरह बिखर कर खत्म हो गया। जंगी साजो सामान के अलावा उसके जानी नुकसान का कोई शुमार न था। कैप्टन हनीफ 12 जवानों की गश्ती पार्टी के साथ दुश्मन के पहलू में छुपे हुए थे। इन जवानों के पास लाइट मशीन गन्ने भी थी। जब भारतीय ब्रिगेड के सिपाही भेड़ों की तरह पीछे को भागने लगे तो पाकिस्तानी जवानों ने मशीन गन्नों का फायर खोल दिया। चूंकि ये गन्ने दुश्मन के पहलू की तरफ थी, इसलिए निशाना लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जवान फायर कर रहे थे और भारतीय भगदड़ में पीछे हटते बोछाड़ों की जद में आते जा रहे थे और एक एक बोछाड़ में 10-10, 15-15 गिरते थे। भारतीय ब्रिगेडियर की
कमान खत्म हो गई थी। बाद में पता चला कि ब्रिगेडियर खुद भी सिपाहियों की तरह भागा था। वो अपना बिस्तर और अहम कागजात का बक्स भी पीछे छोड़ गया था। पेट्रोल पार्टी 3-4 टोलियों में तकसीम हो गई और फायर के साथ जवान नारे तकबीर लगाने लगे। दुश्मन ने नारों की गरज और फायर को पाक फौज का बड़ा हमला समझा और बेतरह भागने लगा। कैप्टन हनीफ के पास कोई नफरी नहीं थी जिससे वो भागते दुश्मन का ताकुब करते। उन्होंने गोलों से ताकुब किया। वो इस तरह के तोपों का रेंज बढ़ाते चले गए। हर बाढ़ आगे ही आगे पड़ती थी और दुश्मन और तेज भागता जा रहा था। तोपखाने के हेडक्वार्टर को शक होने लगा कि कैप्टन हनीफ शायद घबराहट में जरूरत से ज्यादा फायर करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने इस ओपी पर इतना एतमाद था कि वो फायर देते चले गए। जब ब्रिगेड पूरी तरह सत्यानाश करवा के रेंज से निकल गया तो हवालदार अयास के 12 जवानों ने मैदान जंग की तलाशी लेनी शुरू की। सामान थोड़ा नहीं था। वो फैसला न कर सकते थे कि क्या उठाएं और क्या ना उठाएं। उन्हें ब्रिगेडियर का बिस्तर बंद नजर आ गया तो उन्होंने जंग की दिलचस्प यादगार के तौर पर उसी को उठा लिया। वहीं उनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी। देखा उसमें खुफिया कागजात थे। उसे भी उठा लिया गया। हर तरफ बिखरी हुई खून आलूद लाशों के दरमियान जो सामान बिखरा हुआ था उसमें रॉकेट लॉन्चर भी थे, हल्की मशीन गन्ने, सिग्नल का सामान, राइफलें और हर किस्म का एमुनिशन भी था। 12 जवान सामान से लदे हुए वापस पोजीशन में पहुंचे। दुश्मन का छोड़ा हुआ सामान उठाने के लिए बारी बारी दूसरी पार्टियां भेजी गईं। कुछ पार्टियां रात के वक्त भी भेजी गईं जो सामान उठा उठा कर लाती रहीं। एक पार्टी के साथ कर्नल गोलवाला खुद भी गए और एक पार्टी के साथ कैप्टन नासिर नवाज चंजुआ भी गए। वो जंगी सामान के अलावा सिगरेटों और बिस्किटों के बहुत से डिब्बे उठा लाए। ज्यादातर जो सामान लाया गया उनमें 3 इंच मार्टर और मशीन गन्नों का एमुनिशन और ग्रेनेडों के बक्स खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। अगले कई रोज दुश्मन पर उसी का एमुनिशन फायर होता रहा जिससे अपने एमुनिशन की बहुत बचत हुई। दुश्मन का सामान उठाने की मुहिम में तहसील तलागंग जिला कैम्बलपुर के गांव धड़नाल के रहने वाले नायक ज़ेबदीन का कारनामा काबिल जिक्र है। उसे दिन के वक्त दुश्मन की लाशों की गिनती और दुश्मन के छोड़े हुए इलाकों की तलाशी लेने का काम सौंपा गया। इससे पहले वो भारतीय ब्रिगेडियर का बिस्तर, कागजात का बक्स और सिग्नल का सामान उठा लाया था जो उसने कर्नल गोलवाला को पेश किया। ये बिस्तर कर्नल साहब के पास यादगार के तौर पर महफूज है। चंद रोज बाद नायक ज़ेबदीन शुजात से अपना फर्ज अदा करते हुए शदीद जख्मी हो गया। सिपाही नादिर खान ने उसे उठा लिया, लेकिन नादिर खान को खतरे से निकालने के लिए उसने कहा कि मुझे यहीं पड़ा रहने दो, तुम दुश्मन से निपटो, मेरी फिक्र न करो। नादिर खान उसे एक खाली मकान में छोड़ आया जहां से वो जंगी कैदी बना लिया गया। वो वहां बेहोश पड़ा हुआ था। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।